सब्जेक्ट होता है उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ें। कंप्यूटर का जमाना है। राजीव गांधी जी जब आए थे तो कंप्यूटर जब लेके आए तो लोग बाग हंसी मजाक बनाते थे कि साहब ये तो बेरोजगार कर देंगे, ये क्या है, ये तो एसी में चलता है, बाहर नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा, बच्चे खराब हो जाएंगे। आज आप देख सकते हैं कि जो आप बैठे हो, आपके पास एक मोबाइल है, वो पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में है, पूरी दुनिया का नॉलेज आपके पास में है। जहां जैसे आप चाहो आप बात कर सकते हो, जो जानकारी आप लेना चाहो वो आप जानकारी ले सकते हो। हमने ये भी देखा कि बच्चों को या उनके जो अशिक्षित जो माँ बाप हैं उनको पता नहीं रहता 10वीं के बाद में हमें क्या करना, कौन सा विषय लेना, 12वीं के बाद में हमें कौन सी कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए भी हमने राजीव गांधी जो पोर्टल, गाइडेंस पोर्टल जो खोला, आप लाखों बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं और वहां पर 14 देशों की जानकारी, कहां पर क्या यूनिवर्सिटी है, कहां आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कहां पर अच्छी पढ़ाई होती है, ये सब चीज आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकार ने किया। फिर भी मेरा ये मानना है कि हम लोग और इसमें क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि रोजगारोन्मुखी एजुकेशन, शिक्षा जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। केवल पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, पढ़ करके उससे फिर आगे रोजगार प्राप्त करना, उसको रोजगार मिलेगा तब जाकर के उसकी पढ़ाई सफल होगी। तो मैं समझता हूं जो वोकेशनल एजुकेशन है उसमें 12वीं क्लास में ये प्रियदर्शनी, जो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है, ये नहीं किया जा रहा है। तो मैं प्रमुख शासन सचिव महोदय से ये कहना चाहूंगा कि हम आने वाले समय में इन वोकेशनल एजुकेशन की बेटियों को भी इसमें शामिल करें, उनको भी ये पुरस्कार मिलना चाहिए, इस बात की हम लोग व्यवस्था करें। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये बधिर और नेत्रहीन बालिकाएं हैं, इसमें 10वीं और 9वीं से 12वीं की बालिकाएं हैं, इससे 1 से लेकर के 8 तक जो ये 2 योजनाएं आपकी हैं, ये मैं बता दूं, बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक संबल पुरस्कार और शारीरिक असक्षमता युक्त बालिकाओं की हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना, ये दोनों 9 से 12 के लिए बालिकाओं के लिए 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता है। तो मैं समझता हूं इसको भी हम लोग 1 से 8 करें, यह हमारी सरकार की मंशा है, हमारी मंशा है, जिससे इन बच्चियों को भी 1 से 8 वाली बच्चियों को भी ये लाभ मिल सके। क्योंकि हम इनमें फर्क नहीं कर सकते, जब दूसरी योजना में मिल रहा है तो इस योजना में भी लाभ मिलना चाहिए। पहले भी जब मैं आया था तो ये जब बीजेपी का शासन आया था तो नाम वाम चेंज चांज कर दिए थे, क्योंकि उनको इंदिरा जी का नाम अच्छा नहीं लगता। कल गुलाब चंद कटारिया जी बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे कि आपने इतनी संस्थाओं में राजीव गांधी का नाम कर दिया, इतने में इंदिरा गांधी जी का नाम कर दिया, इतने में जवाहरलाल नेहरू का कर दिया। तो अब बीच में नहीं बोल सकते थे, लेकिन मैं कहना चाहता था उनको कि ये 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, आपके सवाल का जवाब आप खुद ही उत्तर दे रहे हो। ये 70 साल में कांग्रेस की सरकारों ने, चाहे केंद्र में रही हो चाहे यहां पे रही हो, हमने काम किया, संस्थाएं खोली। कहां थे आईआईटी, एम्स, कहां थे? 1986 में जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो वो नई शिक्षा नीति लेकर के आए। उसका परिणाम है कि हम 86 से पहले हमारे प्रश्न कितने पढ़ते थे, कितने नहीं पढ़ते थे। आज आप देखिए हमारे बच्चे करोड़ रुपए की बेटियां पैकेज लेकर के बाहर जाती हैं, करोड़ से भी ज्यादा का पैकेज हमारे यहाँ का। तो मैं समझता हूँ ये सब इस कंप्यूटर ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी योजनाएं केंद्र में कांग्रेस की सरकारों की और राज्य में थी, उसी का परिणाम है। और आज जो क्वालिटी एजुकेशन में हम हिंदुस्तान में 2 नंबर पे आए हैं, ये सब हम लोगों की एक इस सोच का परिणाम है कि हम बेटे और बेटी में फर्क नहीं करते हुए इनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा कराएं। जो बेटी बेटा पढ़ गया, संस्कारित शिक्षा उसने क्वालिटी की ले ली, उसके बाद में उसको पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। आपके पास धन है, दौलत है, बहुत बड़ा आपके पास में मकान है, उन सब की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज है, अगर वो आपके पास में है तो ये सब चीजें आपको प्राप्त की जा सकती हैं। आप देख लीजिए, महाराजाओं के गढ़ थे, दरबार थे, हाथी थे, घोड़े थे,
सोने थे, पता नहीं क्या क्या थे, कहां गए वो? आज किसको सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता है? जो सबसे ज्यादा शिक्षित और होता हो उसको बड़ा व्यक्ति माना जाता था। पहले राजा और महाराजा को माना जाता है। तो मैं समझता हूं ये सब चीजें जो हैं वो करने की आवश्यकता है। एक इसको भी मैडम अपने को दिखवाना चाहिए, ये जो 2000 रुपए हम देते हैं इसको भी हम अगर बढ़ाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप इसको अध्ययन कर लीजिए कि 2000 रुपए नहीं करके अरे इसको हमको और बढ़ाना चाहिए। कितना बढ़ाना आप देख लीजिए। कक्षा 1 से 8 को इसमें शामिल करना, व्यवसायिक जो शिक्षा है उसकी बच्चियों को भी शामिल करना, ये हम लोग करें, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों का मतलब यही होता है कि हम सब मिलकर के और ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे इन बालिकाओं को हम शिक्षित कर सकें, उनका उज्जवल भविष्य बना सकें। अभी एक वो हमारे दिल साहब की बेटी थी, वो टीचर है, उन्होंने कहा हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं तो ये कहता हूं कि मेरे मेल पे डाल दो, व्हाट्सएप पे डाल दो, मिल करके बता दो, सेक्रेटरीट में बता दो, घर पे बता दो, और फिर भी कोई नहीं सुने ना तो ये जो मेरे पत्रकार मित्र बैठे इनको बता दो, ये पट्टी चला देंगे, हमारे पास सूचना आ जाएगी। क्योंकि मैं इस बात से कतई नहीं घबराता कि कोई आदमी कमी बता रहा है, कमी बताने से ही उसका निदान होता है। अगर कोई समस्या बताएगा नहीं, कोई कमी बताएगा नहीं, अगर आप यहां बैठ के ये कहो ही नहीं कि साहब हमारे यहां क्या कमी है क्या नहीं है, तो मैं समझता हूं फिर उसकी पूर्ति कैसे कर पाएंगे। तो आपका सौभाग्य है कि हम नेताओं का तो देखो भाई पता नहीं कब क्या है क्या नहीं है, लेकिन प्रमुख शासन सचिव महोदया खुद महिला हैं और बालिका शिक्षा का जिम्मा और एजुकेशन का जिम्मा इनके कंधे के ऊपर है। तो मैं समझता हूं आपके लिए और खूब बेहतर होने वाला है। और मुख्यमंत्री जी हमेशा बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जो वीकर सेक्शन है उसको और ज्यादा मदद करने के लिए, क्योंकि गांधीवादी विचारों के मुख्यमंत्री हैं, तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि गरीब के बेटे और बेटी को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारा कोई मालिक नहीं है, हमारे कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है, हमारे को कोई प्रोत्साहन या संबल देने वाला नहीं है। वो कहते हैं हमेशा मैं और मेरी सरकार तैयार रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो चीज है वो जो सरकार से आप अपेक्षा करते हैं वो सरकार आपके पूरे करेगी। आपने बुलाया और नेताओं को बुलाने के बाद में भाषण लंबा हो जाता है, तो मैडम और अधिकारी सोच रहे होंगे कि भाई नेताओं का क्या करें, ये तो क्या शॉर्ट में काम करके, इनमें भाई पढ़े लिखे खूब होते हैं, आईएएस की परीक्षा है, हमको तो हमारी दुकान वैसे जचानी पड़ती है धीरे 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 धीरे। ठीक है कि नहीं? आप समझ रहे हो ना बात को? पूरा समझ गए? बात आई है कि सरकार आपके लिए तैयार है, आप सब लोग अच्छी मेहनत कीजिए। अभी एक बेटी ने बीच में काम बोलना चाहती हूँ, मैं सोचो ये बोले कि कोई कमी बताओ कि कोई मास्टर पढ़ा ले, लेकिन जो उसने बोला वो बहुत अच्छा बोला। वो उसके अंदर से आत्मा की आवाज थी कि हमारे माँ बाप ने, हमारे टीचर ने अच्छा किया, तो अब हमारी बारी है उसकी कीमत चुकाने की। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। शिक्षा मंत्री बनावे ने, मंत्री तो से बन पहुंचावे, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं शिक्षा मंत्रालय को ही ले पहुंचावे, लेकिन जब मुझे शिक्षा मंत्रालय मिला तो खुशी से मेरे आंसू आ गए कि मेरे पिताजी टीचर थे, उन्होंने मुझे शिक्षा दिलाई और उन्होंने इस लायक बनाया, संस्कार दिए कि आज मुझे राजस्थान की शिक्षा मंत्री होने का जो सम्मान मिला है, जो दायित्व मिला है, इससे बड़ा मेरे जीवन में कोई अचीवमेंट नहीं है। कितना आदमी कितना बड़ा बन जाए ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन शिक्षक का बेटा अगर शिक्षा मंत्री बन गया, इससे बड़ा मेरे लिए मेरे जीवन में कोई कमाई नहीं है। मैं निश्चित रूप से ये मान के चलता हूं कि मैंने 2 साल तक अच्छे तरीके से काम किया, जितना मेरे से बन सका, जब तक जिम्मेदारी है कर रहे हैं। लेकिन मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूं, कोई भी बेटा बेटी, कोई भी टीचर, कोई भी अधिकारी मेरे पास में मेरे दरवाजे पे कोई समस्या लेकर के आया है, तो मैंने उस समस्या को अपनी समस्या समझ करके और उसके समाधान का प्रयास किया है। आज 2 साल में आप बता दीजिए कि शिक्षा विभाग में कितने नवाचार हुए हैं, कितने अच्छे अच्छे हम लोग कार्यक्रम करते हैं, कितनी योजनाएं हम लेकर के आए हैं। कहां थे इंग्लिश मीडियम स्कूल, कहां थे आपके एनुअल फंक्शन,
खेल में पैसा लेकर के आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा लेके आए हैं। पहली बार राजस्थान के बजट में, पहले साल के बजट में 1260 स्कूलें क्रमोन्नति और नई स्कूल खुलने का आज तक के इतिहास में राजस्थान में कभी नहीं हुआ, जो हम लेकर के आए। क्योंकि मैं शिक्षक का बेटा था, मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि कमरे नहीं होंगे, संकाय नहीं होंगी, विषय नहीं होगा, स्कूल क्रमोन्नत नहीं होंगे, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बेटे और बेटियां कहां पढ़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सबका परिणाम निकलता है। और मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूं कि आज तक 2 साल में मैंने शिक्षा विभाग के लिए जो बात कही, मुख्यमंत्री जी ने अक्सर से उसको स्वीकार की। मैं भाग्यशाली उन लोगों में हूं कि ऐसा नेता के साथ में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। तो मैं समझता हूं ये सब चीजें अपने प्रदेश को और आगे ले जाने की दिशा में ये जो कदम है, इन बेटे और बेटियों से, बच्चियों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो एम आप बना के चल रहे हैं, उस एम पे अपना अगर ध्यान रखेंगे तो सफलता आपके कदमों में होगी। आपको कोई असफल नहीं कर सकता। और वैसे भी देखो, आदमी से औरत में, लड़के से लड़की में ज्यादा क्षमताएं होती हैं, ज्यादा सहन करने की क्षमता होती है। वो पीहर में भी अपना मुकाम बना के रखती है, तो वो ससुराल में जाने के बाद में वहां भी नंबर 1 मुकाम बना के रखती है। अब अपवाद कहीं हो सकते हैं इस देश में, दुनिया में, लेकिन उस बच्ची जो दूसरे घर में जाके किस तरह की से एडजस्ट होकर के वो नंबर 1 उसमें बनती है, और सब लोग कहते हैं कि ये भाई हमारी जो बहू आई है ना, ये बहुत अच्छी है, पूरे घर को ये संभालती है। तो आप समझ सकते हैं उसकी क्षमता की परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में 100% मार्क्स करके आप डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास होती हो। ये आपकी जो ईश्वर ने क्वालिटी दी है, मैं समझता हूं ये हम सब लोगों को पहचान करनी चाहिए। और हमको जितना हमारी बेटियों को पढ़ाने के लिए, उसको शिक्षित करने के लिए, उनको और ऊंचाइयों पे जाने के लिए जो भी सरकार कर सकती है वो प्रयास करेगी। मैं पुनः आप सबको बुलाने के लिए, मुझे बोलने के लिए मौका दिया, क्योंकि मैं देखो पहले भी मेरा शौक था, जब मैं प्रधान बना तब भी स्कूलों में जाता रहता था। लेकिन मैडम एक दिन क्या हुआ कि मेरे को ले गए प्रधान बनने के बाद में और स्कूल में बैठा दिया, बैठा करके, और 15 अगस्त का दिन था, एक 8वीं क्लास के बच्चे को खड़ा कर दिया कि अब भाषण देगा। तो मैं कहा ठीक है भाई, देने दो भाषण। तो मैंने कहा अपनी 2-4 बढ़ाई करेगा, 2-4 अपनी स्कूल की बात करेगा। तो वो खड़ा होता है, कहता है ये नेता चोर देश को बेच के खा गए। मैंने कहा भैया मेरी क्यों बेइज्जती कर रहा है, मेरी क्यों बेइज्जती कर रहा है, मैं नेता हूं, अभिनेता हूं, क्या हूं। तो फिर कहा मैं तो मार्च ही बतायो, मेरे को तो टीचर ने बताया। फिर टीचर ने बुलाया, भाई तू मन बुलायो क्यों? बोले साहब थारो सम्मान करवान। तो वो भाषण क्यों दिया? बोले आ तो फाइल पड़ी, तो परंपरा चल रही है। मैं क्यों भाई, परंपरा ने तोड़ो, परंपरा दूसरी बदलो, कम से कम इस तरीके की बात तो करो जिससे इस बच्चे को क्या सिखा रहे हो, आपके नेता सारे चोर होते हैं, ऐसा नहीं सिखाना चाहिए। बोले साहब अब बात तो गलती हुई। और उसके बाद में परिवर्तन आया। आज किसी भी स्कूल में कोई इस तरह के भाषण नहीं दिलवाता है। आज लोगों को बुलाते हैं बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों को अच्छे करने के लिए, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए ये सारे कार्यक्रम होते हैं। और योजनाएं आती हैं, सरकार आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन बहुत अच्छे के लिए हम लोग करते हैं। और आज तो महिलाएं भी काफी होगी, पहले तो लेडी टीचर होती कहाँ थी आप बताओ, आजकल तो होती भी है, और शहर में भी वही होती है। शहर के आसपास इनको प्रायोरिटी मिल जाती है, काउंसलिंग में मिलती है ना, अब मिलती है तो बस उसका लाभ मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ ये सब चीजें जो हैं एजुकेशन के कारण से ही। आज अगर एजुकेशन में महिलाएं नहीं आती तो आप टीचर कैसे मिलते आप? क्योंकि एक बच्ची, बेटी, महिला टीचर को अपनी समस्या आसानी से बता सकती है, पुरुष टीचर को नहीं बता सकती। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जो बालिकाओं के लिए, उनकी समस्याओं के लिए हम लेडी टीचर लगाएं। तो टीचर्स को में हमारा जो सिलेक्शन होता है उसमें भी काफी हमारी बेटियां टीचर बनने के लिए आ जाती हैं, तो उससे हमें और ज्यादा संबल मिलता है। पुनः आप सब आए, आपने स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, बहुत सारी आपने अच्छी सी बात बताई। खास करके आपके 2 वर्षों के इस कार्यकाल में शिक्षा जिस गति से